और आप देख रहे हैं महाबहस। आज महाबहस में बात होगी चुनावी टक्कर की। मोदी के निशाने पर गन कल्चर। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हुई जिसमें उन्होंने बिहार के गन कल्चर पर सवाल खड़े किए और ये बताया कि पूर्व में जब विपक्ष की सरकारें रहीं तो किस तरह का माहौल बिहार में था। लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच आपको दिखाते हैं। तो जो मार्केट रेट है उससे थोड़े कम राशि में और शुद्धता से वो भक्तों को मिले, ये प्रयत्न हमारा रहेगा। और यही हमारा आग्रह हिंदू समाज को भी रहेगा कि वो ऐसे ही लोगों से खरीदे कि जो इस तरीके से उनकी चिंता करेंगे, उनके पर्वों की चिंता करेंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमानों के हाथ से कोई चीज़ ली नहीं जा सकती, त्योहारों पर या ऐसे मौक़ों पर उनसे कुछ खरीदा नहीं जा सकता। ये जो लोग हैं ये धर्म का नहीं, ये अधर्म का काम कर रहे हैं। ये धर्म तो हो ही नहीं सकता, ये अधर्म है। इसलिए जो लोग इस कार्रवाई में शरीक हैं, सरकार को चाहिए उन पर कार्रवाई हो और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की जो साजिश है वो वीएचपी के लोग कर रहे हैं। किसके खेत में से क्या हो गया, किसकी भैंस ने दूध दिया, कौन सी भैंस हिंदू है और कौन सी भैंस मुसलमान है, तो आप लगाओ ना। ये अमूल डेयरी बंद कर दीजिए, इसके अंदर पता नहीं कितने मुसलमानों का दूध जा रहा होगा, सारे हिंदुओं को आप पिला रहे हो। तो इस तमाम चीजें क्या तमाशा बनाना चाहते हो भाई? 25 करोड़ लोग देश के अंदर हैं, आप 25 करोड़ लोगों को साइडलाइन नहीं कर सकते। मुख्य धारा के अंदर है वो पूरे के पूरी। आप तो एनडीए के साथ पहले भी थे, आज भी है, कल भी। तो त्रेता का गठबंधन है ना। भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, देखो कैसे रावण दुख का राज खत्म हुआ था। जब राम गए तो बाली तो रावण को कंधे में ऐसे घूमा था लेके, तो राम चाहते तो बाली के साथ रह लेते तो रावण खत्म हुआ। लेकिन उन्होंने किसको गले लगाया था? गरीबों को, सुग्रीव को। तो ये हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं और इस युग में मोदी योगी को गले लगाया है हम लोगों को। ये गठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से बिहार की सियासी लड़ाई जंगल राज के इर्द गिर्द आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा वार करते हुए कांग्रेस और आरजेडी को निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग कट्टा, छर्रा, दुनाली की बात कर रहे हैं। प्रचार के गानों में धमकियां भरी पड़ी। ये फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। उधर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जंगल राज वालों का पक्का इलाज लगातार 8 साल से कर रही है। अब सवाल यह है कि बिहार की चुनावी फाइट गन कल्चर पर टाइट और चुनावी गीत में गोली बंदूक, सियासी दाव या फिर चूक। आज इसी पर महाबहस करने जा रहे हैं। जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अशोक यादव जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सपा प्रवक्ता। प्रोफेसर हिलाल अहमद हमारे बीच में है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। कन्हैया भेलारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में, लंबे वक्त से बिहार की राजनीति पर इनकी नजर रहती है और बहुत अच्छे से समझते हैं। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से चर्चा की मैं शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आज बहस का यही रहने वाला है, बिहार की चुनावी फाइट गन कल्चर पर टाइट। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जनसभा की और उसमें बिहार में जो पूर्व में अपराध तंत्र चलता था, किस तरह गन कल्चर, किडनैपिंग, गुंडागर्दी, इस सब को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जब पूर्व में इस तरह के हालात थे तो सरकारें, उनका चुनाव प्रचार बताता है कि अगर वो सरकार में आए तो वो क्या हाल प्रदेश का करने वाले। चुनावी गीत में गोली बंदूक, सियासी दाव या चूक, जिस तरीके के गानों का प्रचार में इस्तेमाल हो रहा है, उनके जो बोल हैं उसमें जिस तरह की दबंगई की बातें की गई हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उनको भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोट किया है। चुनावी टक्कर, मोदी के निशाने पर गन कल्चर। इसी से आगाह करते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार से ये संदेश देते हैं कि मौजूदा वक्त में जो डबल इंजन की सरकार है वही मुफीद है बिहार की जनता के लिए और विपक्ष को उन्होंने घेरा है अपराध तंत्र को आगे करते हुए। तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समीर सिंह जी,
सवाल आपसे यही कि विपक्ष में तेजस्वी यादव के चेहरे को बतौर सीएम अनाउंस किया गया, उसके बाद बीजेपी के पलटवार और ज्यादा बढ़ गए। एक तो पहले आप लोगों ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया कि देखो फिर से एक परिवार से ही चेहरा आके सामने खड़ा हो गया। अब आप एक बार फिर से अपराध, लूट तंत्र, लाठी तंत्र, गोली, छर्रा, बंदूक, इससे आगाह कर रहे हैं जनता को। पर सवाल ये है कि इस सबको छोड़ करके जनता ने आपकी सरकार वहां पे बनवा दी, लंबे वक्त से आपकी सरकार है, कुछ अपने बारे में भी तो बताइए कि आप लोगों ने क्या किया है। देखिए आस्था जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आज बिहार के अंदर थे और उन्होंने चुनाव अभियान की शुरुआत की और अपनी सभा में जिन बातों को कहा है, जनता को उन्होंने याद दिलाया लोकतंत्र में हमको पिछली और आगे की दोनों बातों पर चर्चा करनी चाहिए और उन्होंने याद दिलाया। आप भी याद करिए कि बिहार के अंदर लालू यादव, राबड़ी यादव की सरकार थी और लालू यादव पहला ऐसा राज्य बिहार बना जब लालू यादव ने उस कुर्सी को चारा घोटाले में छोड़ी। और चारा घोटाला इस देश का ऐसा एक अजूबा घोटाला था जिसको सुन के हर आदमी आश्चर्य में पड़ जाता। बिहार में गुंडों का शासन था, माफियाओं का शासन था, जिले बटे हुए थे। लालू यादव के परिवार के 1 दर्जन माफिया जिलों के अंदर वसूली करते थे, उनके परिवार के लोग वसूली करते थे। और देखिए बिहार को लूटने का काम किया, बिहार को बर्बाद करने का काम किया। और आस्था जी, मैं जिस जगह से आता हूं गोरखपुर के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बिहार की लालू राज में माइग्रेट करके गोरखपुर में आके बस गई, इस नाते कि उसको लालू के राज में आरजेडी की सरकार में न बिजली मिलती थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न सुरक्षा थी, न पानी था, न सुविधा थी, न सड़क था, गुंडा राज था। उससे लोग अपनी जान बचाने के लिए गोरखपुर में आके बसे हुए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से नीतीश जी की मुख्यमंत्री की सरकार बनी है बिहार के अंदर कानून व्यवस्था मजबूत हुई। आज बिहार के अंदर कानून का राज है, आज विकास हो रहा है, आज तरक्की हो रही है, लोगों को बिजली मिल रही है, अच्छी सड़कें मिल रही है, पानी मिल रहा है, लोग अच्छे प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं। इस नाते मैं लौटूंगी आपके पास, ठीक है समीर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अशोक यादव जी हमारे बीच में। अशोक जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी का भी उदाहरण दिया, यूपी को कोट किया कि जब बिहार में वो बात कर रहे थे वहां के लूट तंत्र की, वहां किस तरह अपराध का बोलबाला था पूर्व की सरकारों में, कि पड़ोस में यूपी है, वहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार 8 साल से ऐसे ही जंगल राज का इलाज कर रही है। मन से उन्होंने ये कहा, तो सीधे तौर पर इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ। नहीं, उन्होंने जो कहा उनके बातों को तो एनसीआर भी नहीं झुठला दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट संस्था। उसने कहा कि क्राइम अगेंस्ट विमेन उत्तर प्रदेश नंबर 1, क्राइम अगेंस्ट दलित उत्तर प्रदेश नंबर 1। उत्तर प्रदेश की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। और रह गई बात बिहार की, मोदी जी ये नहीं बताए होंगे कि अनंत सिंह जैसे दर्जन भर अनंत सिंह तो गांधीवादी विचारधारा फैलाने वाले हैं, जो भाजपा के एनडीए प्रत्याशी हैं बिहार में मोकामा से। तो ऐसे दर्जनों अनंत सिंह वहां गांधीवादी विचारधारा फैलाने के लिए एनडीए ने उतारा है। और बिहार की जनता आस्था जी पूछ रही है कि हो 20 साल वाला पुरनका कैसेटवा कब तक चलाएंगे मोदी जी, और नयका वाला चलाइए ना, जिसमें आपका डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वो हत्यारोपी बा, भ्रष्टाचारी बा, और दूसरका वाला जो अशोक चौधरी वो भी बड़का वाला भ्रष्टाचारी बा, और मंगल पांडे वो भी बड़का वाला भ्रष्टाचारी बा। बिहार में तो दारू की अवैध सप्लाई पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बा। और पुलवा गिरने का तो मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम चढ़ जाए बिहार का। तो मोदी जी को ये सब चीज मोदी जी को ये सब बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि मोदी बाबू बताइए, एक और सिंधे को बनाए यहाँ बिहार में, एक दूसरे सिंधे को यहाँ बिहार में क्रिएट करके आप एक सिंधे रोएगा, दूसरा सिंधे उसको कंधा देगा, एक सिंधे नीतीश, एक सिंधे महाराष्ट्र में। तो कम से कम आपने ये सिंधे बेचारों को अकेला नहीं छोड़ा, एक दूसरा सिंधे आप क्रिएट कर रहे हैं। ये सब नईकी वाली कैसेटवा चलाना चाहिए मोदी जी को, पुरनका वाला। आप भी अब प्रचार में तेजी दिखाने जा रहे हैं बिहार में, आपके भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है। आजम खान साहब की वापसी हुई है एक तरीके से कि वो स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल किए गए। लोग सवाल उठा रहे थे कि अब क्या राजनीतिक भविष्य होगा, तो बिहार के चुनावी मैदान में अब आजम खान साहब भी उतरने वाले हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रोफेसर हिलाल अहमद हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रोफेसर हिलाल, बिहार के चुनाव में या बिहार के माहौल में अगर बात करें, गीत, संगीत, कविताएं, इन सब का चलना बहुत सारे बनाए जाते हैं कैंपेन के लिए, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कट्टा, छर्रा, गोली, गन कल्चर और जो वहां का किडनैपिंग नेक्सस रहा है, जैसे तैसे जाकर के उसको रोका गया, वो रुका, मौजूदा सरकार उसका क्रेडिट लेती है। उस सब की तस्वीर को सामने प्रधानमंत्री ने रखा
कि वो विभत्स गन कल्चर की तस्वीर जो बिहार में रही है, कैंपेनिंग में देख लीजिए विपक्ष के उठा के किस तरह के गाने और दबंगई चलाई जा रही है, कि यही मिजाज है इन लोगों का, यही मूड क्या बिहार का सेट करेंगे ये लोग। प्रोफेसर हिलाल, प्रोफेसर साहब अनम्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से म्यूट है ऑडियो आपका। आपकी आवाज फिलहाल नहीं आ रही है, मैं उसको चेक करवाती हूँ। चलिए बहरहाल हम रुक करते हैं कन्हैया भिलारी जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में है। कन्हैया जी, यही सवाल आपसे, बिहार में जब लालू यादव की सरकार थी, राबड़ी देवी की सरकार थी, किस तरीके से किडनैपिंग नेक्सस वहां पर काम कर रहा था, उसी को गन कल्चर, कट्टा, छर्रा, गोली, बंदूक आज प्रधानमंत्री मोदी ने निशाने पर लिया और लोगों को तस्वीर दिखाई कि वहां से आज यहां लेकर आए हैं। इनकी वापसी हो गई तो कैंपेन को उठाकर देखिए किस तरह की गाने और किस तरह की बातें जो है वो यहां राजनीतिक मैदान में रखी जा रही हैं। देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं, मंगलसूत्र को भी के बारे में भी बोल सकते हैं, कट्टा, बंदूक सबके बारे में बोल सकते हैं। दरअसल ये मुद्दा से भटक रहे हैं लोग। जब से तेजस्वी यादव का अनाउंसमेंट हुआ है एज सीएम फेस, अब ये परेशान है लोग, पूरा बीजेपी परेशान है कि आखिर अब हम करें क्या। नीतीश कुमार को, भाजपा को क्या परेशानी होगी? ये तो मतलब एक्सपेक्टेड ही था सबको, अनाउंसमेंट ही तो बस हुई है, इसकी तो उम्मीद सभी कर रहे थे। अनाउंसमेंट से ही ने तो वो धराशायी हो गए। इनकी तो अभी तो इनका कहाँ फेस अब तो हो रहा, पहले तो यही कहते थे कि कौन फेस है वहां, हमारा तो नेतृत्व करता नीतीश कुमार है, लेकिन वहां तो फेस भी नहीं है, नेतृत्व करता भी नहीं है, तो उसका तो फेस ही हो गया। और ये फेस अब घोषणा करे लोग। अब तो बीजेपी के सारे लोग कह रहे हैं, 3 को छोड़ करके, कि नहीं नीतीश कुमार होंगे, नीतीश कुमार होंगे, लेकिन अनाउंसमेंट कहाँ हो रहा है। और इतने कंट्राडिक्शन है इनके बीच में, इतने कंट्राडिक्शन है कि अब पूछिए मत। हम बिहार में हैं, हम लोग देख रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया इन लोगों ने सीट बंटवारे के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है नहीं, इन लोगों ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, उसके पहले भी ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस न किए, अनलाइक लास्ट टाइम। पिछली बार जब 2020 में बजाते प्रेस लेकिन कॉन्फ्रेंस लगभग सहमति बन गई ना कन्हैया जी, कोई ऐसा विरोध हुआ नहीं जो दल साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कोई खास कौन विरोध करेगा? जिससे लगे कि भाई टूट जाएगा, बिखर जाएगा। यहाँ कौन, किसकी हिम्मत है विरोध करने की? कौन विरोध करेगा बताइए? कोई विरोध करने की हिम्मत जुटा पाएगा? वहां तो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और वो लोग मानते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी हैं। यहाँ किसकी हिम्मत है? तो ये प्रधानमंत्री गन कट्टा का यहाँ होता है, माने हो रहा है। या जो लोग कहते हैं, मैं 45 साल से पत्रकारिता करता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा है कि 6 बजे यहाँ दरवाजे बंद। हाँ, क्राइम था, मैं इसको मानता हूं कि लालू प्रसाद के समय में क्राइम था, लेकिन आज भ्रष्टाचार है। उस समय लैंड ऑर्डर खराब था, आज भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इतना है भ्रष्टाचार कि अब पूछिए मत। वो तो प्रशांत किशोर ने तो सबको बता ही दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि क्या हो रहा है। खुद लोग उम्मीद कर रहे थे, जैसे अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज करके शीला दीक्षित के सामने चुनाव लड़ा था, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो एक पार्टी लेकर आए हैं, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, सबको निशाने पर ले रहे हैं, सब पर आरोप लगा रहे हैं, वो भी कोई ऐसी मजबूत टक्कर देंगे? ऐसा नहीं, इस तरह मुझे याद है वो तो ये तो जवाब दें, ये क्यों कोमा में चले गए? कोई जवाब तो दिया नहीं। जिन लोगों पर अब ऐसा आरोप लगा कि बेचारे मुख्यमंत्री के दौर से ही हटके सम्राट चौधरी, अब तो है नहीं। मुख्यमंत्री के दौर में वो थे, लेकिन ऐसा आरोप लगाया गया कि वो हट गए। अशोक चौधरी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, शांत हो गए। मंगल पांडे चुनाव लड़ने चले गए, शांत हो गए। सब तो शांत ही हो गए। तो ये मेरा कहना है कि पहले क्राइम था, अभी भ्रष्टाचार बहुत है। अच्छा, ठीक है, समीर जी जवाब दीजिए। नहीं आस्था जी, मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो इन्होंने स्वीकार किया कि अब अपराध नहीं है, हमारी सरकार की प्राथमिकता अपराध को रोकना था। नहीं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार क्या है।
आप जो नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार लगा रहे हैं आरोप, कौन सा भ्रष्टाचार है? मैं आपको लालू यादव के भ्रष्टाचार को गिना देता हूं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि साहब समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से लगी हुई है और बिहार के अंदर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फलाना ऐसा किया, ठिकाना। अरे भाई, आप गन और कट्टे के भरोसे लड़ रहे हो। आज समाजवादी पार्टी की प्रचारकों की सूची आई है आस्था जी। पहला नाम अखिलेश यादव, दूसरा नाम आजम खान, तीसरा नाम डिम्पल यादव और चौथा नाम आजम खान का अब क्या होगा? गाजीपुर के सांसद तो स्टार प्रचारक बनकर अफजाल बिहार के अंसारी। मैदान से नहीं, वापसी अफजाल कर रहे हैं अंसारी। आजम खान। आस्था जी, आस्था जी, चौथा नाम अफजाल अंसारी और शिवपाल यादव गायब है उस सूची से। इनके आदर्श मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और बगल में सीवान में आरजेडी का प्रत्याशी कौन है? रघुनाथपुर से प्रत्याशी आरजेडी का कौन है? शहाबुद्दीन, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश का सबसे बड़ा माफिया था। देश के सबसे बड़े माफिया को पैदा करने वाले लालू यादव के पुत्र, शहाबुद्दीन के पुत्र वहां मैदान में रघुनाथपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर। मैं 1 दर्जन माफियाओं का नाम गिना सकता हूं आस्था जी। समाजवादी पार्टी 1 सीट पर भी नहीं लड़ रही है बिहार के अंदर। समाजवादी पार्टी रिश्तेदारों का भला करती है, परिवार का भला करती है। हम दो हमारे दो, एक कहावत है। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, आजम खान और अफजाल अंसारी, इनके 2 आदर्श हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी समीर जी। हिलाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो अभी तक कमेंट नहीं कर पाए। एक सेकंड समीर जी, मैं रोकना चाहूंगी। डेफिनेटली अशोक जी इस पर जवाब देंगे। मैं लौटूंगी आप दोनों पर, लेकिन प्रोफेसर हिलाल आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं ज्ञानेश जी का रुख करूंगी। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए। देखिए, जहां तक कि प्रधानमंत्री का प्रश्न उठता है तो जाहिर सी बात है वो वहां जाकर के कोई आरजेडी की तारीफ तो नहीं करते, और ना ही जो जेडीयू में इस वक्त घटित हो रहा है, जिस तरह से वहां के पूरे में भ्रष्टाचार छाया हुआ है। पुल इधर बनते हैं, उधर धराशय हो जाते हैं, चूहे जो हैं वो शराब पी जाते हैं। जिस तरह से पटना के अंदर हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, और तो और वहां होटल में और अस्पताल के अंदर घुस करके वहां पर हत्या की गई है, तो वो क्या जंगल राज से कम है? वो जंगल राज को पार किए हुए अरसा हो गया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि वहां पर इतने दिनों में आपने विकास के नाम पे क्या किया? भागलपुर में आपने जो है वो एक एसटीपी, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की बात की थी, वो 10 साल में जाके उद्घाटित हो पाया है, उसको तक नहीं बना पाए। आज की भी तारीख में जो बिजली का कंजम्पशन है सबसे कम कहाँ है? बिहार में। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? बिहार में। सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद जो राज्य का होता है कहाँ है? बिहार में। तो आज आप बिहार को पिछले 20 साल में एक पायदान तो ऊपर ला नहीं पाए हैं। उसके बाद भी आप वहां बताते हैं कि आज से जो है वो 20 साल अपराध वाली छवि बदली है कि नहीं? ये जो गन कल्चर की बात है, अपराध वाली छवि बदली है कि नहीं? कोई छवि नहीं बदली है, ये सिर्फ और सिर्फ भाषणों में बदली है। वास्तविकता ये है कि आज की भी तारीख में आप बताइए, आपने ही कवर किया है कि जब जिस तरह से अस्पताल के अंदर घुस करके, होटल के अंदर घुस करके हत्या की गई, वो भी पटना के अंदर की गई थी या नहीं की गई थी? तो किसके राज्य में की गई थी? आप ही के राज्य में तो की गई थी। ठीक है। और क्या भ्रष्टाचार को अपराध मानते ही नहीं है आप कहते नहीं कि भ्रष्टाचार भी कोई अपराध है। आप इस बात को मानते ही नहीं है कि एक व्यक्ति जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना बैठा है, जिसको जो हत्या का आरोपी है, जिसकी जो डिग्री है उसको जाली बताया जा रहा है, जिसके ऊपर वो कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन सा आरोप है बिलाल साहब? आज तो अपराधी उस मुकदमे में फैसला आ चुका है, उस मुकदमे में फैसला आ चुका है, वो निर्दोष साबित हो चुके हैं। जितने भी हैं उस मुकदमे में फैसला आ चुका है, न्यायालय ने उनको निर्दोष साबित कर दिया। कौन से मुकदमे की बात कर आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि किस मुकदमे की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो फैसला आ चुका है। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, उस पर फैसला आ चुका है, वो निर्दोष साबित है। अरे कौन सा मुकदमे की बात आप कर रहे हो? जिस मुकदमे की आप बात कर रहे हो उसी मुकदमे में फैसला आ चुका है, वो निर्दोष साबित हो चुके हैं। आप कर दिए ना जाकर के लालू यादव के राज्य में फर्जी मुकदमे लगाए गए। लालू यादव के राज्य में फर्जी। चलिए, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच में है। ठीक है समीर जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले जो आपने पूर्व में बात कही थी, हम अशोक जी से जवाब लेंगे। लेकिन ज्ञानेश जी,
बिहार की राजनीति में जो आरजेडी के साथ एक टैबू चला या जो एक सोच चली कि भाई क्या तेजस्वी यादव एक यूथ लीडर के तौर पर जिस तरह उभरे हैं, उनकी कैंपेनिंग आप उठा करके देखिए, एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिकल लीडर उनकी जो ग्रूमिंग हुई है, क्या वो उस टैबू से अपनी पार्टी को बाहर ला पाए हैं या उसकी एक झलक प्रस्तुत कर पाए हैं या वो कॉन्फिडेंस देने में कामयाब हो पाए हैं कि भाई जिस यूथ की वो बात करते हैं, ये नई पार्टी है, ये नई सोच है? देखिए आस्था, ऐसा है कि चुनाव जो है परसेप्शन से जीता जाता है और हारता भी है। और रही बात बाहुबली और गन कल्चर, तो ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है या बिहार में गन कल्चर के बारे में किसी पर आरोप लगा देना बहुत आसान काम है। आप जेडीयू के देखिएगा, अनंत सिंह है, आनंद मोहन के बेटे हैं, हुलास पांडे हैं, तो बात उस पर नहीं है। आप समझिए इस बात को कि इस बार सबसे ज्यादा क्रेडिट एनडीए को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सुशासन बाबू का जो एक कैरेक्टर था वो कम हुआ है और उनके जो दो उप मुख्यमंत्री हैं दोनों चित्त पड़े हुए हैं। आप समझिए कि बीजेपी के साथ सबसे बड़ी चुनौती क्या है। अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए या उनके योगी जी नहीं आए तो बड़ा मुश्किल होगा चुनाव जीत पाना। दिक्कत यह है कि बिहार में इस बार प्रशांत किशोर को हम सब डिस्कशन में नहीं ला रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसा खेल किया है, ऐसी राजनीति ला दी है बिहार में, लोगों को जगा दिया है। आप बार बार हम आरजेडी की बात कर रहे हैं, आपको याद रखना होगा कि आरजेडी जो अभी चुनाव हुआ था, पिछला चुनाव, सबसे बड़ी पार्टी क्यों नहीं मजबूती से चुनाव लड़ रहे? तो देखिए आरजेडी को आप सिर्फ कह देंगे कि गन कल्चर है तो इससे बात नहीं बनेगी। उनके कोर वोटर है, जैसे बीजेपी के कोर वोटर है, आरजेडी के भी कोर वोटर है, लेकिन इस बार डेंटिंग हुआ है दोनों पार्टियों में, एनडीए में भी। अब याद करिए, अभी जो प्रधानमंत्री ने जो बोला है वो नीतीश बाबू को सुशासन बाबू नहीं बोले। पहले हर चुनाव प्रचार में सुशासन बाबू का कंधे पर हाथ रख करके वोट बटोरने का एक बहुत बड़ा एक रणनीति होती थी बीजेपी की, वो इस बार दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी इर्द गिर्द जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जो जेडीयू के हैं चाहे बीजेपी के हैं, सम्राट चौधरी हो, तो इन सबको एक तरह से पिन मार करके खोखला गुब्बारा को पिन मार दिया गया है। तो इस बार का चुनाव जो है चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती एनडीए के लिए। आरजेडी तो जैसे थी वैसे है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार एक एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर है? एंटी इनकम्बेंसी के साथ ये देखिए ना कि आप तेजस्वी यादव को या आरजेडी को कितना भी आरोप लगा दीजिए, पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, कैसे जीती? अब तो और बदल चुका है। 2.5 साल उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं तेजस्वी यादव, छवि में बदलाव भी हुआ है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कितना क्रेडिट मिलेगा, लेकिन सिर्फ आरोप लगा देने से और बाहुबली का आरोप लगा देने से बिहार में ये मुद्दा चलता नहीं है। बिहार में घुसपैठ का मुद्दा नहीं चलता है, समीर जी, न बाहुबली का मुद्दा चले। नहीं आस्था जी, देखिए दो बातें कहूंगा। एक तो बिहार का चुनाव विकास पर होगा, तरक्की पर होगा, ईमानदारी पर होगा, सुशासन पर होगा, सुरक्षा पर होगा। अभी हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कभी बिहार गए लाल जी का ऑडियो क्यों? आप बिहार जाइए, मैं सुझाव देता हूं, आप बिहार जाइए, गोपालगंज होके गोरखपुर कुशीनगर से होके गोपालगंज से होके आप बिहार मुजफ्फरनगर जाइए, सड़कों की हालत देख लीजिए कितनी अच्छी है। आप गोपालगंज से छपरा होके पटना जाइए, आप सड़कें देखिए कितनी अच्छी बन गई हैं। आप बनारस से, चंदौली से, मुगल सराय से होके आप बिहार के अंदर जाइए, आप गया जाइए, रांची जाइए, सड़कों की स्थिति देखिए कितनी अच्छी हो गई। और पटना जाइए आप, मैं इन लोगों को निमंत्रण देता हूं आस्था जी, ये पटना में जाएं और पटना की खूबसूरती देखें। गंगा जी के ऊपर आज तक एक पुल था, गंगा जी पर एक पुल था सिर्फ, गांधी सेतु। और पटना के अंदर पुलों की बरसात है आज पटना के अंदर आप जाएंगे तो गंगा जी के किनारे आपको ऐसा मनोरम दृश्य दिखेगा कि आपको लगेगा कि हाँ हम विकास के रास्ते पे हैं। पटना के अंदर जो विकास हुआ, गया के अंदर जो विकास हुआ, आप पटना से गया जाइए, आप देखिए 4 लेन की सड़क बनी है। हिलाल जी आप गए नहीं, आप जाओ पटना। जिस बिहार में रात दिन डूबने के बाद लोग नहीं चलते थे, आज उस बिहार में पूरी रात लोग चलते हैं। जिस पटना में दिन डूबने के बाद लोग नहीं निकलते थे,
आज आप ये नहीं महिलाएं करते हैं। पटना की सड़कों पर आज तो- गंगा आज जी तो के मुख्यमंत्री- किनारे एक सेकंड अपने अपने वक्त घूम पर रही बोलिए ना है। आप लोग लोग अपने अपने 12 वक्त पर। बजे रात तक मेरे पास घूमते 1.5 हैं। मिनट का वक्त है। घरों हिलाल में जी आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। उसके बाद अशोक जी और फिर क्लोजिंग रिमार्क समीर जी आप करेगा। 10 सेकंड हिलाल जी बात पूरी कर लीजिए। एक सेकंड रुक जाइए समीर जी, रुक जाइए, मैं समय दूंगी। तो कह रहा हुआ समीर जी रुक जाइए। जी देखिए, बात गन कल्चर की हो रही है। हाँ, हमारे ये मुद्दा यहाँ यूपी चलेगा बिहार बिहार में जी देखिए, हमारे यहाँ यूपी बिहार में कहावत है कि मारे बड़ियरा रोवे न दे, मतलब बड़ा आदमी मारता भी है, रोने भी नहीं देता है। तो रियल गन कल्चर अगर कहीं है तो एनडीए में है। मोदी सरकार गन लगाई हुई है किसके ऊपर? मांझी बोलना मत, कुशवाहा जी पर, अच्छा, नीतीश समीर जी जी, पर, सबके जवाब, ऊपर गन फाइनल लगा आंसर हुआ होगा, है। क्लोजिंग बोलना नहीं है, जो दे रहे चुपचाप रखो। अगर बोले तो ईडी अगले दिन आ जाएगी, अगर बोले आप मांझी जी अगले दिन सीबीआई आ जाएगी। अगर किसी की हैसियत नहीं है, न नीतीश जी की हैसियत है, न तो कुशवाहा जी की हैसियत है, न तो मांझी जी की हैसियत है, न तो चिराग पासवान की हैसियत है कि वो गन कल्चर के सामने कोई बात कर सके। ये गन कल्चर, रियल गन कल्चर अगर कहीं है तो बिहार में यूपी में आप एनडीए। बसपा के लिए कहते आए हैं। हाँ। अफजाल अंसारी क्या है? अफजाल अंसारी क्या है? नहीं, अनंत सिंह क्या है? शिवपाल यादव नेता अनंत नहीं सिंह है। क्या है? आपके लिए अनंत सिंह अफजाल अहिंसा के अंसारी पुजारी नेता है। हैं। आपके आनंद लिए मोहन सिंह अफजाल अहिंसा के अंसारी पुजारी नेता है। हैं। आपके वो जो लिए आपका अफजाल डिप्टी चलिए, सीएम समय सम्राट खत्म हो रहा है मेरे चौधरी पास। अहिंसा का पुजारी है वो। अरे भाई, सम्राट चौधरी अहिंसा का पुजारी है, हत्यारा है, भ्रष्टाचारी शो को है। फिलहाल यही वाइंड अप कर रहे हैं। आप सभी है। पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तीखी बहस आपने बिहार की राजनीति और बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई देखी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की और उसमें गन कल्चर की बात की और विपक्ष को निशाने पर लिया और उत्तर प्रदेश का उदाहरण भी दिया कि योगी सरकार जंगल राज वालों का पक्का इलाज 8 साल से कर रही है। अब सवाल यह कि बिहार की चुनावी फाइट में यह गन कल्चर वाला मुद्दा चलेगा क्या, और वहां पे जिस तरह के चुनावी गीत चलाए जा रहे हैं जिसमें गोली, बंदूक, कट्टा, इस तरह की बातें हो रही हैं, क्या ये सियासी दाव कामयाब होगा अपने वोटर्स पर या फिर ये कोई भारी रणनीतिक चूक साबित होगी? महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।